हाँ तो प्यारे बच्चों, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए पहले पाठ जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उनमें आज दो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है संघ सारण का, संघ सारण, और एक हम पढ़ेंगे आज विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में हम पढ़ेंगे। संघ सारण को कहते हैं कोरोजन, कोरोजन कहा जाता है, और रेनसिडिटी कहा जाता है, रेनसिडिटी। ध्यान रखें, ये जो विकृत गंधिता है इसको रेनसिडिटी और संघ सारण को कोरोजन। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही वर्ड काम में लेने हैं, संघ सारण और विकृत गंधिता। अब ये है क्या, दोनों कंसेप्ट है क्या। कभी कभी क्या होता है बोर्ड के एग्जाम में ये 2 नंबर के चैप्टर आ जाते हैं। निम्न के बारे में लिखिए, संघ सारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तब हमें परिभाषा लिखनी है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाए तो, या हमें कहा जाए निम्न के बारे में टिप्पणी लिखिए संघ सारण 2 नंबर का। तब हमें जो पॉइंट हम उतार रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। अब सबसे पहले यहां शब्द समझते हैं प्यारे बच्चों, संघ सारण होता क्या है। संघ सारण तो देखिए, यहां पर क्षयता मतलब होता है क्षति, अर्थात किसी वस्तु का नष्ट होना, नष्ट होना। तो आप समझ गए, किसी वस्तु जब कोई नष्ट होती है तो वो संघ सारण है। जैसे आपने देखा, लोहे को जब हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व जो नमी है यानी जल से ये क्रिया करके इसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है और उसे जंग कहते हैं, जिससे लोहा धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। और हमारा जो तांबा होता है उस पर भी आपने देखा है, पुराने तांबे के पात्र पर हरे रंग की परत दिखाई देती है, वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत होती है। और नेक्स्ट हम चांदी अक्सर देखते हैं, चांदी पर भी हम जो बीटी पहनते हैं या चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पर काले रंग की परत जम जाती है, वो सल्फाइड की परत होती है। तो चांदी, तांबा और लोहा है वो यानी धातुओं का नष्ट होना क्या कहलाता है, संघ सारण कहलाता है। पहले आप ये समझिए ये बेसिक बिंदु है क्या, फिर हम इनको डिटेल के बारे में समझेंगे। अब देखिए, शब्द है विकृत गंधिता। यहां पर एक शब्द आ रहा है, 2 शब्दों का यह मेल बना हुआ है प्यारे बच्चों, एक विकृत है, एक गंधिता है। बिल्कुल सरल है। विकृत का मतलब होता है यानी आकार, विकृति हम करें ना, उसने चेहरा बिगाड़ा, अपना जो कृति है उसकी जो कृति थी, उसकी जो शैली थी या उसका जो आकार था उसने बिगाड़ दिया। जैसे हम गुब्बारा होता है उसको दबाते हैं तो उसका जो आकार में परिवर्तन होता है उसे विकृत कहते हैं, यानी विकृत आकार का हो गया। जैसे विकलांग हम कहते हैं, शरीर में हमारी जो संरचना, ज्यामितीय संरचना होनी चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए लेकिन इस प्रकार से है, या हम कहें यहां पर जो अंगुलियां हैं वो ऐसे होनी चाहिए, वो इस प्रकार से हैं, तो अर्थात हमारे शरीर में वो विकलांगता के लक्षण हैं। तो विकलांगता से शब्द लिया गया है विकृत। और गंधिता का मतलब तो अपने आप ही समझ गए हैं प्यारे बच्चों, क्या है, गंध का। तो यहां आप बड़े थोड़े से आप नजदीक पहुंच गए हैं दोनों ही परिभाषा के। जब किसी पदार्थ का गंध और बदलेगा क्या, ध्यान रखना आकार। यहां पर जैसे आपके पास में कोई घी का लड्डू है, आपने काफी समय तक इसको खुला छोड़ दिया है, तो आप देखते हैं वायुमंडल में खुला छोड़ने पर इस घी के लड्डू की गंध बदल जाती है। और क्या बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्वाद। यानी यहां आकार का मतलब हो जाएगा स्वाद। जब किसी पदार्थ का गंध व स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं उसे विकृत गंधिता कहते हैं। और ये बदलते किसके हैं, यानी वसायुक्त तेलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ के। वसा हमें पता है, वसा होती क्या है, जो चीकने पदार्थ होते हैं उसमें वसा पाई जाती है। जैसे हम कहें तेल है वो चीकने होते हैं, घी। तो यहां पर क्या होंगे, घी, और मैं कह सकता हूं तेल। तो यहां पे हम कहेंगे वसायुक्त खाद्य पदार्थ को
जब मैं वायुमंडल में लंबे समय तक खुला रखूंगा तो उसके गंध व स्वाद बदल जाएंगे। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, विज्ञान कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट है नहीं, बस उसमें दिया गया कंटेंट को हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, रटने की बजाय नोट्स बनाएं तो हमें आसानी भाषा में समझ में आ सकता है। और यह जो रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है, इनमें एक आपके प्रश्न आएगा संतुलित करने का आएगा, अंतर पूछा जाएगा, और इनमें से ये प्रश्न आएंगे और इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें से एक इन्वॉल्व होगा। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, आपको समीकरण देके वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो संघसारण और विकृत गंधिता बताइए, संघसारण में क्या होता है। संघसारण क्षय का मतलब क्षति धातुओं की, किसकी होती है, धातु की। और विकृत गंधिता में स्वाद और रंग गंध बदल जाते हैं, किसके, खाद्य पदार्थ के जो चीकने होते हैं, अर्थात हम कहें खाद्य पदार्थ जो चीकने होंगे वसायुक्त होंगे। अब चलिए आपकी ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो हम अब संघसारण को लिखने का प्रयास करते हैं और इनकी परिभाषा अब नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए। क्या होता है संघसारण। तो अब पहले थोड़ा सा इसका परिभाषा लिखने से पहले में एक चीज समझते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास यह धातु है और यह एक वायुमंडल का घेरा है। क्या है, वायुमंडल। प्यारे बच्चों ये क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये मेटल है। अब ये क्या करेगी, वायुमंडल में यह धातु ऑक्सीजन के संपर्क में भी आएगी प्लस नमी के संपर्क में भी आएगी। नमी का मतलब हम कह सकते हैं जल वाष्प, जल वाष्प, या हम कह सकते हैं जल के संपर्क में भी आ सकती है। तो यहां पर क्या होता है, इस धातुओं पर ऑक्साइड की या कार्बोनेट की या सल्फेट की ये परत चढ़ जाती है या सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिससे धातुएं क्षतिग्रस्त होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। इसे ही कहते हैं संघसारण। तो समझने का प्रयास करें। देखिए इसी डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये सोचिए, मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, मैंने उसको वातावरण में खुला रख दिया है, तो उसमें ऑक्सीजन संपर्क में आएगी और वो नमी भी ले लेगा वायुमंडल से, फिर वो लोहा धीरे धीरे जंग लगना लग जाएगा, अर्थात नष्ट होने लग जाएगा, वो संघसारण है। तो अब हम इसकी परिभाषा इसको देख के लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। जब धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है, खुला रखते हैं। तो देखिए धातु को वायुमंडल में खुला रखते हैं, तब वायुमंडल में उपस्थित गैस व नमी के संपर्क में आने पर धातु पर ऑक्साइड कोमा सल्फाइड कार्बोनेट व सल्फेट की परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, अतः इस घटना को संघसारण कहते हैं।
संक्षारण कहते हैं। तो यहां पर यह परिभाषा हम सोचते हैं कि किसी पासबुक में से डायरेक्ट पर जो है डेफिनेशन है वो लिख के एग्जामिनर को प्रभावित कर दें, या किताब में से। प्यारे बच्चों, किताब और पासबुकें आपके लिए माध्यम होती है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टीचर्स की गाइडलाइन की जरूरी होती है। तो ये तमाम जो परिभाषा है संक्षारण की, हमने पूरे विज्ञान के अंदर जो संक्षारण की 11th 12th है वो 10th है, उनको मिक्स करके एक परिभाषा बनाई जिससे आपके अच्छे नंबर आए। तो यह आप परिभाषा याद रखें, बिल्कुल एकदम सरल भाषा के अंदर है कि जब धातु को वायुमंडल में खुला रखते हैं तब वायुमंडल में उपस्थित गैस व नमी के संपर्क में आने पर धातु पर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट व सल्फेट की परत चढ़ जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। तो यह आप फैक्ट समझ गए होंगे और इसी चित्र के हिसाब से आप समझने का प्रयास करना, रटने का बिल्कुल प्रयास मत करना। ये धातु हैं, ये वायुमंडल हैं, यहां पर ये गैस हैं और यहां पर है नमी यानी जल वाष्प। तो देखिए, धातु वायुमंडल में खुला रखते हैं, पहली परिभाषा। वायुमंडल में उपस्थित गैस व नमी के संपर्क में आने पर इस धातु पर क्या हो जाएगा, यानी या तो ऑक्साइड की परत चढ़ सकती है, यदि ऑक्सीजन संपर्क में आए तो सल्फर संपर्क में आए तो सल्फाइड की, CO3 आए तो कार्बोनेट की जो परत चढ़ जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसे संक्षारण कहते हैं। यह कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नोट लगा के कह सकते हैं। तो यहां पर यह परिभाषा आपको नोट डाउन कर लें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट संक्षारण के रूप में हम नोट लगा के लिख सकते हैं, यानी नोट। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण यानी संक्षारण कहलाता है, अर्थात रस्टिंग ऑफ आयरन नोन एज ए कोरोजन। तो यह भी ध्यान रखें, यदि आपको पूरी परिभाषा उसमें से नहीं आती है प्यारे बच्चों, तो यदि आपने यह भी लिख दिया तो संक्षारण के अंदर इन्वॉल्व माना जाता है। लेकिन पूरी परिभाषाएं यदि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो समझाने की है। ये शॉर्ट परिभाषा है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार से संक्षारण का उदाहरण है या संक्षारण कहलाता है। तो हम नेक्स्ट इसके अंदर हम समझ सकते हैं संक्षारण है क्या। अब इसके उदाहरण के बारे में बात करें। नंबर 1 जो उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। नंबर 1 उदाहरण संक्षारण का। और ध्यान रखें, जो जंग होती है इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 XH2O होता है। यह ध्यान रखें। और यह जो जंग है भूरे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। बस यह आपका पहला उदाहरण हो गया। यानी जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 XH2O डॉट। यानी यहां पर ऑब्वियसली हम 3 H2O लिख सकते हैं। 10th के अनुसार यहां पे XH2O दिया हुआ है। ये X का मतलब है प्यारे बच्चों कितने H2O लिखोगे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं XH2O। यह समझ गए। नंबर दूसरा है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबा कैसा हो जाता है, कार्बोनेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उसकी परत के बारे में अभी हम इसके उदाहरण लिख रहे हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर तीसरा उदाहरण है, चांदी पर चांदी का काला पड़ना। चांदी का क्या है प्यारे बच्चों, काला पड़ना। यह चांदी पर
सल्फाइड की परत चढ़ने के कारण होता है, चढ़ने के कारण होता है। और हम यहां पर संसारण से बच कैसे सकते हैं, ये धातु वाले पार्ट में पढ़ेंगे। धातुओं पर पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर यदि इसका यशद लेपन कर दिया जाए, या इसका एनोडीकरण कर दिया जाए, या क्रोमिनीकरण कर दिया जाए, तो इन तमाम फैक्ट से हम क्या है, धातुओं को जंग से बचा सकते हैं। अब बचाएंगे कैसे, वो धातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी डायरेक्ट हमें सिर्फ संक्षारण के बारे में समझना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विकृत गंधिता। तो यहां पर ये तीनों ही फैक्ट आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है प्यारे बच्चों वो है विकृत गंधिता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विकृत गंधिता। अभी हमने समझा, हम कहेंगे वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे तेल व घी को लंबे समय तक वायुमंडल में खुला छोड़ने पर इन खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण। और यहां एनसीईआरटी ने एक लाइन इन्वॉल्व की है, उपचयन हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ की गंध व स्वाद, यह ध्यान रखें, अंडरलाइन कर दें यहां पर, गंध व स्वाद दोनों बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, कितनी आसान भाषा में शब्द हैं। विकृत गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थों के स्वाद व गंध बदलना। ये तभी होगा जब हम इन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, और एकाएक नहीं होगा। यह प्रक्रिया 48 घंटे के बाद में होती है, यानी हम कहीं 2 दिनों के बाद में होती है। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो प्रश्न आ जाए विकृत गंधिता घटित क्यों होती है, यानी किस कारण से होता है, तो हम कहेंगे यानी खाद्य पदार्थ का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तब यह घटना घटित होती है, यह उपचयन हो जाने से। अब हम कह सकते हैं रोकने के उपाय देखिए क्या होता है। नंबर 1 आपने देखा है, चिप्स निर्माता अपनी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। प्यारे बच्चों, कहीं पे ये शब्द है अक्रिय नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का यह अणुसूत्र होता है। नाइट्रोजन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिससे इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली यह अक्रिय ही अवस्था में रहती है, वायुमंडल में 78% यह उपस्थित होती है। तो चिप्स निर्माता कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, वो ध्यान रखें, नाइट्रोजन का भरते हैं, क्योंकि यह नाइट्रोजन
भोज्य पदार्थ को यानी चिप्स को उपचयन से बचाती है, उपचयन से बचाती है। अर्थात जो हम देखते हैं चिप्स की थैली लाते हैं, लगता है इसमें चिप्स बहुत ज्यादा है, जैसे ही उसको यहाँ जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन क्या करती है प्यारे बच्चों, जब तक चिप्स की थैली में चिप्स रहती है हम देखते हैं उसका स्वाद चेंज नहीं होता है। कारण क्या है, ये नाइट्रोजन गैस उसको वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में बचाती है, अर्थात उसको उपचयन से बचाती है। यह प्रश्न भी ध्यान रखें, चिप्स निर्माता अपनी चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं, क्योंकि यह चिप्स को उपचयन से बचाती है। पहला पॉइंट हमारा यह हो गया। दूसरा है डिब्बा बंद करके, यानी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे लड्डू होते हैं, रसगुल्ले होते हैं, हमने देखा है उसको किसके अंदर पैक रखा जाता है, यदि डिब्बे में पैक रखते हैं तो वो लंबे समय तक क्या होते हैं, जो देसी घी की मिठाइयां हैं वो सुरक्षित रहती है। तो दूसरा बचने का उपाय है खाद्य पदार्थ को डिब्बे में सील बंद करके। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यानी डिब्बे में क्या कर सकते हैं, जो है सील बंद करके भी इसको बचाया जा सकता है। क्लोज्ड पैकिंग कर सकते हैं जिससे फूड मटेरियल है वो वायु के संपर्क में नहीं आए। तो प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता और संक्षारण का मैटर यहां खत्म हो गया।